वेलकम टू द किंग ऑफ डायमेंशंस, जहां हर कहानी एक नए डायमेंशन का दरवाजा खोलती है। फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या हॉरर, हर एपिसोड में मिलेगा आपको एक नई दुनिया का अनुभव। ओपन बुक कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग में बस जाएं। अगर आपको कहानियों से प्यार है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पुष्पिन सब्सक्राइब करो और जग जाओ हमारे इमेजिनेशन के अनंत डायमेंशंस से। 141 मार्कोस की हालत देखी नहीं जाती। इससे पहले वाला चैप्टर अधूरा पब्लिश हो चुका था तो उसे अपडेट होने तक इंतजार करें। ये चैप्टर पहले आपको अधूरा लग सकता है, लेकिन पहला चैप्टर अपडेट होते ही आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। शौर्य इस वक्त आलिया के पास पहुंच चुका था और आलिया के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। पता नहीं शौर्य को क्या हो जाता था को जब भी वह आलिया से मिलता उसके अंदर का मनचला आशिक जाग जाता था और उसकी सारी सख्त लड़के की इमेज बिखेर जाती थी। आलिया को शौर्य को अपने सामने देख बहुत शर्मा रही थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसने फिर भी गुस्सा दिखाते हुए कहा, मैं कोई शहजादी आलिया नहीं, एजेंट आलिया हूं और तुम यहां मिशन पर आए हो। सामने वाले फार्म हाउस के अंदर मार्कोस है, हमें उसे किसी भी हाल में आज पकड़ना है। ये सुनकर शेर ने एक बार फार्म हाउस की तरफ देखा और फिर सिस्टम की मदद से उसकी सारी जानकारी निकाल ली। मार्कोस के सारे काले कारनामे अब शौर्य के सामने थे। उसके चेहरे पर फिर वही डरावनी मुस्कान आई। शौर्य ने आलिया को देखा और कहा, ये खुद को अरब सागर का राजा कहता है, चलो आज इसे अरब सागर की डुबकी लगवाते हैं। इतना कहकर शौर्य आराम से चलते हुए उसके फार्म हाउस की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में शौर्य फार्म हाउस के गेट पर पहुंच गया था। इतनी रात को शौर्य को गटका देखा तो वहां तैनात बंदूकधारी गार्ड्स ने शौर्य पर बंदूक तान दी और पूछने लगे, ए लड़के, तू यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है? ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चल निकल यहाँ से वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथ हवा में उठाए और डरते हुए बोला, भाई भाई जरा रुको, मैं यहाँ मेरे समुद्री कछुए को ढूंढ रहा हूँ। वह दिखने में काला अफ्रीकी आदमी की तरह दिखता है। मैं बस उसे समुद्र में डुबकी लगाने के लिए लेने आया हूँ, जो कुछ समय पहले यहाँ आया है। शौर्य की बात किसी को भी समझने के लायक नहीं थी। तभी एक आदमी बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथ धीरे धीरे सामने की तरफ किए और बोला, मैं मार्कोस को लेने आया हूं और मुझे बाकी लोगों की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम लोगों को नहीं लेकर जाऊंगा। इतना कहते ही उसके दोनों हाथों की दो उंगलियों सीधी हुई किसी बंदूक की तरह और उसके उंगलियों के नोक पर दो छोटे गोल हवा के बॉल बन गए। इनके अंदर शौर्य ने हवा को तीव्र गति से गोल घुमाया और अबे मुंह से बोला, बैंग बैंग, और कुछ ही देर में वो हवा के गोले बंदूक के गोली से भी ज्यादा तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ गए। उन गोलों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वे उन लोगों को छूते ही उनके शरीर के चिथड़े करके आगे निकल गए। शौर्य ने उसके बाद सभी लोगों के साथ वही किया। तभी उन लोगों ने शौर्य पर गोलियां चलाना शुरू किया। तभी शौर्य के कान में दो कुंडल अपने आप प्रकट हुए और हरे रंग से चमकने लगे, साथ ही उसके शरीर पर एक सुनहरे रंग का कवच भी दिखाई देने लगा। शौर्य ने जब ये देखा तो मन में ही बोला, ये कवच का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है शायद, पर ये गोलियां वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सारी गोलियां शौर्य के कवच पर लगी पर उसे एक खरोंच भी नहीं आई। एक आदमी ने अपने हाथ की बंदूक नीचे फेंक दी और चिल्लाते हुए सड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। ये बहुत है, भागो यहां से, ये इंसान नहीं है। और ये मैं, आज तो हम गए। पर उनके सामने शौर्य था जिसकी आंखों से बचकर निकलना नामुमकिन था। शौर्य ने तुरंत अपने ऊपर आ रही गोलियों को उन्हीं लोगों की तरफ मोड़ दिया और कुछ ही देर में वहां गलियों की बरसात होने लगी। कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे और गार्ड्स खत्म हो चुके थे। बाहर गोलियां चलने की आवाज सुनकर भी मार्कोस डरा नहीं था। वह अपने पैर पसार कर बैठा था, लेकिन जब उसने एक आदमी को चिल्लाते हुए कहते सुना कि ये बहुत है, ये शैतान है, उसे तब जाकर थोड़ा डर महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आना बंद हुआ, अब उसकी धड़कन तेज हो गई थी। मार्कोस ने अपने बेड के दौर से बंदूक निकाली और उसे लोड करके कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। तभी शौर्य अपनी ही धुन में गाना गाते हुए आगे आ रहा था। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। उनको पता था मैं कमजोर हूं, इसीलिए आज मैं कुछ और हूं। मैं नायक नहीं खलनायक हूं मैं। अपना ये पसंदीदा फिल्मी गाना गुनगुनाते हुए शौर्य ने उछलकर एक लात सामने वाले दरवाजे को मार दी और पूरा का पूरा दरवाजा उखड़कर सीधे सामने की दीवार में घुस गया। दरवाजे के पीछे खड़ा मार्कोस दरवाजे के साथ जाकर दीवार में दब गया था। कुछ सेकंड बाद जब दरवाजा धीरे धीरे नीचे खिसका तो देखा कि दीवार में एक आदमी धंसा हुआ था। उसकी हालत किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह हो गई थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके हाथ पैर अजीब दिशा में मुड़े थे।
शौर्य ने जब नजदीक जाकर उसे देखा तो पाया कि ये तो वही कालिया है जिसे वह जिंदा पकड़ने के लिए आया था। शौर्य ने अपना सिर खुजाया और बड़बड़ाया, लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। शौर्य ने मार्कोस को किसी दीवार पर चिपके स्टिकर की तरह खींचकर निकला। फिर उसने मार्कोस को किसी कीड़े कोटरा पकड़ा और बोला, अरे कालिए, तू कहता था कि तू अरब सागर का राजा है, तो चल आज तुझे अरब सागर ले चलता हूं और तेरी प्रजा के सामने तुझे मैं रहा होने का मतलब समझाता हूं। तभी आलिया दौड़कर अंदर आए और बोली, शौर्य रुक जाओ वरना वह मर जाएगा। हमें उसी जरूरत है, उसे जिंदा रहने दो। आलिया के कहने पर शौर्य ने उसे एक बार ऊपर से नीचे देखा और बोला, ओह मेरी शहजादी, तुम ऐसा कहकर इस शहजादे को नाराज कर रही हो। मुझे पता है कि हमें इसे जिंदा पकड़ना है, तो भला मैं इसकी जान क्यों लूंगा। मैं बस ये सोच रहा था कि इसे थोड़ा सैर पर ले जाओ और इसे थोड़ा नहलाकर लेकर आओ। शौर्य ने एक हाथ से आलिया को कमर से पकड़ा और दूसरे हाथ से मार्कोस की गर्दन पकड़ी और वह जमीन से ऊपर उठने लगा। ऐसा होते ही आलिया और मार्कोस दोनों चिल्ला रहे थे। आलिया ने देखा कि आज शौर्य ने उसकी तलवार का उपयोग नहीं किया था, फिर भी वह हवा में उड़ रहा था बिना किसी सहारे के। आलिया ने झट से शौर्य को बाहों से जकड़ लिया तो दूसरी तरफ मार्कोस शौर्य के हाथ में चिल्लाते हुए छटपटा रहा था, ए लड़के, मुझे चुपचाप छोड़ दे वरना मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी इस मंजर को याद करके रोएगी। मार्कोस ऐसा बोल तो रहा था मगर उसकी हवा टाइट हो चुकी थी। उसे पता था कि एक इंसान जो अपने एक लात में दरवाजा और उसे दीवार में धंसा सकता है वह कोई मामूली इंसान नहीं है, मगर उसका घमंड उसे डरने से अभी भी रोक रहा था। शौर्य ने जब उसे हवा में उठा लिए तो उसकी हालत और भी ज्यादा पतली हो गई। शौर्य ने उन दोनों को पकड़ा और उन्हें लेकर समुद्र की तरफ उसने लगा। शौर्य ने आलिया की वजह से अपनी रफ्तार कम रखी थी। कुछ देर में शौर्य उन दोनों को लेकर समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुका था। शौर्य ने मार्कोस को समुद्र में फेंक दिया और आलिया को अपने सामने लेकर आया। उसकी गहरी आंखों में शौर्य देखते हुए बोला, मेरी शहजादी आलिया, आपको अब ज्यादा डर तो नहीं लग रहा है ना? मुझे पता है तुम मुझ पर बहुत विश्वास करती हो। जरा देखो इस नीले समुद्र को जो रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में कितना चमक रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे के आगे इन दोनों की खूबसूरती फीकी लगती है मुझे। शौर्य की ऐसी बातें सुनकर और अपनी तारीफ होते हुए आलिया और भी ज्यादा शर्माने लगी और उसने अपना हाथ आगे करके शौर्य के सीने पर मारा और बोली, चल झूठे, कुछ भी बोलते हो तुम। लेकिन उसकी ये अदा देखकर शौर्य ने उसे अपने और करीब लाया और उसके शरीर से अपने शरीर को लगाकर उसकी आंखों में देखने लगा। तभी समुद्र के अंदर से किसी सुअर की तरह किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। ये मार्कोस था जो समुद्र के पानी में खुद को तैरते हुए रखने की कोशिश कर रहा था। बचाओ, मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। एक तो पहले ही वह बुरी तरह से घायल था, ऊपर से उसे उसी हालात में तैरते हुए रहना था। इस वजह से उसे ज्यादा दर्द और थकान हो रही थी। शौर्य ने जब मार्कोस की आवाज सुनी तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसने शौर्य के रोमांस में खलल डाल दिया था। शौर्य ने नीचे देखा और अपना हाथ ऊपर की ओर नीचे से उठा लिया। उसके ऐसा करते ही समुद्र से मार्कोस बिना किसी सहारे हवा में तैरते हुए बाहर आ गया। अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन शौर्य तो शौर्य था। उसने मार्कोस को देखकर कहा, बहुत मजा आता है ना? तुम्हें लोगों को समुद्र में मारकर फेंकने में, अब खुद भी इस बात का मजा लो। दूसरी तरफ बलवंत के घर के बाहर कई सारे काले कपड़े पहने विदेशी लोग पहुंच गए थे। उनकी संख्या लगभग 10 के आसपास थी। उनके हाथों में मशीन गन थी और उन्होंने बाहर आते ही वहां तैनात खड़े सभी गार्ड्स पर गोलियां बरसा दी। सारे गार्ड्स कुछ ही देर में मारे गए। उन विदेशी लोगों के हमला करते ही इशिका सावधान हो गई और उसने कृतिका को अपने पीछे लेकर वह बाजार की तरफ खिड़की से झांक कर देखने लगी। उसने देखा कि सामने करीब 10 विदेशी लोग सारे गार्ड्स को मारकर घर के अंदर आ रहे हैं, तो इशिका ने कमरे का दरवाजा बिना आवाज किए खोल दिया और अपनी गन पर साइलेंसर लगा दिया। इशिका ने उन लोगों में से एक क्रिमिनल पर निशाना साधा और गोली चला दी। वह गोली उस आदमी के शरीर से आर पार हो गई। तभी वे सारे लोग एकदम से कवर लेकर आसपास की चीजों के पीछे छुप गए और जिस ओर से गोली आई उस ओर देखने लगे। गोली उनके सामने वाले कमरे के दरवाजे से आई थी। सभी लोगों ने अपनी बंदूकें उस दरवाजे पर तान दी और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। कुछ सेकंड्स में वह लकड़ी का दरवाजा छलनी हो गया। वही इशिका ने उस विदेशी को मारने के बाद तुरंत कृतिका को दीवार के पीछे लेकर गई। उसके बाद इशिका ने कृतिका को बगल के कमरे में अंदर बने दरवाजे से भेज दिया। ये कमरा बलवंत सेन की स्टडी रूम थी और अंदर बलवंत सेन अपनी बंदूक हाथ में लेकर खुद को बचाने के लिए खड़ा था। जैसे ही उसने कृतिका को देखा वह अधिक डर गया, पर जैसे ही उसे पता चला कि ये कोई और नहीं उसकी बेटी और इशिका है, उसने चैन की सांस ली।
उसने अपने बेटी को गले से लगा दिया और बोला, मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना, पैसों की लालच में मैंने गलत लोगों से हाथ मिला लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि आज तुम्हें मेरी वजह से इस मुसीबत का सामना करना पड़ गया है। इसे सुनकर कृतिका की आंखें भर आई। तभी इशिका तैनाती हुए बोली, अगर तुमने अपना ड्रग्स का धंधा नहीं किया होता और हजारों मासूमों की जान नहीं गई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बलवंत सेन, तुमने देश और समाज के साथ गद्दारी को है। तुम एक निहायती गिरे हुए इंसान हो। मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें वह बचाने के बजाय गोली मार देता। ये सुनकर कृतिका इशिका को गुस्से से देखने लगी। जब इशिका ने ये देखा तो वह बोली, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारा बाप कोई पुण्यात्मा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वह आदमी है जिसने हजारों लोगों के जान का सौदा ड्रग्स के लिए किया है। और तुम्हें पता है इसके लिए तुम्हारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री जिम्मेदार है। तुम्हें पता है ये लोग तुम्हारे बाप के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि इन्होंने 2 महीनों से अपना ड्रग्स का धंधा बंद कर दिया है। अब वो ड्रग्स डीलर तुम्हारे बाप को ऐसा करने नहीं देना चाहते हैं। इशिका की बातों से कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी भरी आंखों से अपने पिता को देखा जो अपना सिर झुकाकर खड़ा था। तभी बगल के कमरे से लोगों के अंदर आने की आवाज आई। इशिका ने तुरंत बाप बेटी को स्टडी रूम से बाहर ले जाने की सोची। इशिका ने अपनी गन निकाली और धीरे से आगे बढ़ते हुए दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। बाहर इस वक्त कोई नहीं था। वे सारे विदेशी हत्यारे उस बगल के कमरे में गए थे। इशिका ने इसी बात का फायदा उठाकर उन दोनों बाप बेटी को बाहर लेकर आए। जैसे ही इशिका नीचे पार्किंग में पहुंची उन्हें बाहर खड़े बाकी लोगों ने घेर लिया। वे लोग अब इन लोगों के बीच बुरे फंसे थे। तब तक पीछे से घर के अंदर गए लोग भी नीचे आ चुके थे। उनमें से एक विदेशी अंग्रेजी में बोला, बलवंत मार्कोस वांट टू मीट यू। हे ऑर्डर अस टू ब्रिंग यू अलाइव इन फ्रंट ऑफ हिम। ही होप यू विल कोऑपरेट विद अस और मार्कोस ऑर्डर इज टू किल योर डॉटर। आदमी की बात सुनकर बलवंत ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और बोला, मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। उसके इतना कहते ही एक भारतीय मूल का आदमी आगे आया और कृतिका और इशिका को हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला, हम तुम्हें तो साथ ले जाएंगे पर तुम्हारे साथ की इन 2 लड़कियों की जवानी तो चखी जाए। ऐसे कैसे हम इन हसीनाओं को छोड़ दे? ये सुनकर बलवंत का चेहरा काला पड़ गया। लेकिन तभी इशिका ने अपने गले में पहना बॉस छुआ और बोली, मुझे इन लोगों में से एक भी जिंदा नहीं चाहिए। काम खत्म होते ही यहाँ मौजूद जो तुम्हें चाहिए वह ले लेना। इतना कहते ही एक काली परछाई जिसकी आंखें लाल थी इशिका के पीछे उभर आए। उसके हाथ में एक बड़ा हाशिया था। उस आकृति ने उन हत्यारों के कुछ करने से पहले ही उन्हें काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां लाशों का ढेर लग गया। सभी को खत्म करने के बाद वहां गिरी सारी लाशें डेथ गॉड ने सोख ली और पूरा मैदान साफ हो गया। ये सब होते हुए बलवंत और उसके बेटों ने देखा था। डेथ गॉड को देख उन दोनों की रूह कांप गई थी। तभी इशिका शर्माते हुए बोली, ये तो सिर्फ एक गंधर्व था जो आधा इंसान और आधा साइट होता है। इनसे डरने की कोई बात नहीं है। तुम तो असली मौत के देवता से मिली हो। कृतिका ने ये सुना तो उसकी रूह कांप गई। अगर ये नकली डेथ गॉड है तो वाली वाला डेथ गॉड शौर्य कैसा होगा? क्या करेगा शौर्य अब मार्कोस के साथ? क्या शौर्य इस बार मार्कोस को जिंदा छोड़ देगा? कौन है मार्कोस पीछे? अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एपिसोड 142 नया रॉ चीफ और मार्कोस का अंत। इशिका ने आए हुए हमलावरों को डेथ गॉड बांस की मदद से खत्म कर दिया था तो दूसरी ओर मार्कोस को शौर्य अरब सागर में डुबकी लगवा रहा था। वहीं पर विराज और शेरा एक दूसरे के साथ बैठकर दारू का मजा ले रहे थे। बाकी एजेंट्स भी निश्चिंत होकर सेफ हाउस पर बैठकर मार्कोस की हालत लाइव देख रहे थे। इस वक्त हर किसी के चेहरे पर डर, आश्चर्य और उत्सुकता के मिश्रित भाव थे। डर इस बात का था कि शौर्य, जिसे लोग मौत का देवता के नाम से जानते थे, वह कितना खतरनाक था। उसने बिछाई हुई लाशें इस बात की गवाही दे रही थी। आश्चर्य इस बात का था कि वह हवा में उड़ सकता है बिल्कुल सुपरमैन की तरह, और उत्सुकता इस बात की थी कि शौर्य आगे मार्कोस के साथ क्या कर रहा है। तभी शेरा विराज से बोला, क्या शौर्य का दिल आलिया पर आया है क्या जो उससे इतना चिपक रहा है? अगर आलिया के परिवार को अगर ये पता चलेगा तो क्या शौर्य उन्हें झेल पाएगा भी? ये सुनकर विराज को गुस्सा आया और बोला, आलिया का परिवार हो या किसी और का, वो शौर्य के सामने टिक नहीं सकते। क्या आनंद साहू गीतांजलि कॉरपोरेशन से टक्कर ले सकता है, जो भारत के सरकार को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी झुकाने की ताकत रखती है? इतना ही नहीं, मेरा अग्निहोत्री परिवार भी तो उसके साथ है। हम चाहे तो पूरे साहू ग्रुप को उड़ीसा से उखाड़कर बाहर फेंक सकते हैं। विराज की बात सुनकर शेरा एकदम शांत हो गया। फिर धीमी आवाज में बोला, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके साथ आलिया की सगाई हुई है, अजीत मिश्रा की, जो एक पावरफुल नेता है उत्तर प्रदेश का।
ये सुनकर विराज हंसने लगा और बोला, मिश्रा खानदान वाले क्या महाराष्ट्र में अग्निहोत्रियों से टकराने आएंगे भी? उन्हें पता होना चाहिए कि सांगली, कोल्हापुर और सतारा जिले में रॉयल फैमिलीज की कितनी चलती है। हम चाहे तो एक झटके में सरकार गिरा सकते हैं। और यहाँ तो शौर्य की बात चल रही है, क्या वो अजीत उसके सामने खड़ा भी रह पाएगा जब शौर्य सीरियस हो जाएगा तो? ये सुनकर शेरा के भी कान खड़े हो गए। उसने अपनी थूंद को निगला और स्क्रीन पर शौर्य को देखने लगा। इतनी देर से वे लोग आलिया के गले में लगे बटन कैमरा से सारा मंजर देख पा रहे थे। इधर शौर्य आलिया को अपने बेहद करीब कमर से पकड़कर हवा में खड़ा था। आलिया ने भी शौर्य के गले में हाथ डाला था और अपने पैरों को उसके अगल बगल से फोल्ड कर दिया था। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि आलिया शौर्य के गोदी में बैठी हो। लेकिन इस रोमांटिक घटना में एक काला कौवा बार बार अपनी आवाज निकालकर परेशान कर रहा था और समय समय पर शौर्य उसे पानी से बाहर निकालता, फिर उसे ऊंचाई से पानी में पटक देता। इस वक्त शौर्य मार्कोस को सिर्फ जीवित रख रहा था। इसके अलावा शौर्य उसे हर तरह का दर्द दे रहा था जिससे उसका अंगन खराब हो जाए। कुछ देर तक रात के अंधेरे में मार्कोस को सबक सिखाने के बाद शौर्य विराज की लोकेशन को ट्रैक करके उसके पास चला आया। शौर्य जब ऑफिस पर पहुंचा तो उसने मार्कोस को किसी कुत्ते के पीले की तरह सबके सामने फेंक दिया। आलिया, जो अभी तक शौर्य से किसी ऑक्टोपस की तरह चिपकी थी, शर्माते हुए उससे दूर हो गई और शौर्य को गुस्से से घूरने लगी। मानो कह रही हो, पिछली बार तलवार पर खड़ा करके मुझे घुमाया था पर इस बार गोदी में उठाया। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? तभी बाकी सारे एजेंट्स ने बाहर आकर मार्कोस को देखा तो उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसके शरीर का हर एक हिस्सा लगभग खराब हो चुका था। शौर्य ने सभी के सामने मार्कोस के सिर पर जाकर अपना हाथ रखा और फिर कुछ सेकंड्स के बाद उसे फेंक दिया और गुस्से से बोला, इशिका को कांटेक्ट करो, उसकी जान खतरे में है। लेकिन तभी इशिका बलवंत और कृतिका को लेकर वहीं पहुंच गई। जब शौर्य ने इशिका को देखा तो वह समझ गया कि डेथ गॉड ने आज उसका काम सही से किया है। तभी शौर्य की नजर बलवंत पर पड़ी। शौर्य ने उसके पास जाकर उसे उसके गले से पकड़कर उठाया और बोला, गद्दार इंसान, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तेरे कारण एक पूरी जनरेशन खराब हो चुकी है। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तभी कृतिका ने शौर्य के पैर पकड़े और बोली, सर प्लीज उन्हें मत मारिए, मैं आपसे उनके जान की भीख मांगती हूँ। प्लीज सर, उन्हें जाने दीजिए। जब शौर्य ने अपने पैरों पर गिड़गिड़ा रही कृतिका को देखा तो उसने बलवंत को दूर फेंक दिया और गुस्से से मार्कोस के पास गया। उसने ना आव देखा न ताव और मार्कोस का एक हाथ झटके से कंधे से उखाड़ कर फेंक दिया और दांत पीसते हुए बोला, तुझे बड़ा अच्छा लगता है न जब कोई पाप करता है तो? ले फिर आज वही सलूक मैं तेरे साथ करूंगा। बच सकता है तो बचकर दिखा। इतना कहकर शौर्य ने उसका दूसरा हाथ भी कंधे से उखाड़ दिया। तुम्हें बड़ा मजा आता है न जब मासूम छोटी बच्चियां रोती है, जब तू उन पर अपनी हैवानियत को आजमाता है तो देख फिर मेरी हैवानियत। इतना कहकर शौर्य ने उसकी दोनों जांघों के बीच अपना घुटना दे मारा। उसकी लात इतनी भरी थी कि उसका अंत कछुंबर की तरह पिचक गया। कुछ ही देर में उसकी चिंख पूरे बिल्डिंग में गूंजने लगी। शौर्य फिर भी नहीं रुका। उसने उसके बाल पकड़े और अपना एक पैर मार्कोस के पैर पर रखा और उसे जोर से दबा दिया। ऐसा करते ही उसकी हड्डियां चूर होने लगी और उसकी चीखें एक बार और गूंज उठी। शौर्य ने फिर उसके दूसरे पैर को भी उसी तरह तोड़ दिया। शौर्य की हैवानियत एकदम अलग लेवल पर थी और इस बार मार्कोस की आवाज निकलना बंद हो गया था। मार्कोस अब बस अपने आंसू बहा रहा था। उसकी हालत देख सभी एजेंट्स को उस पर दया आने लगी, पर उन्हें मार्कोस के काले कारनामे अच्छे से पता थे, इसलिए वे लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। खून में सने मार्कोस को शौर्य ने ऐसे ही फेंक दिया और अपने मोबाइल से मार्कोस की मेमोरी में से मिली इंफॉर्मेशन विराज को ट्रांसफर कर दी। पूरा ऑफिस, मतलब उनका सेफ हाउस, एकदम शांत था। कृतिका के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने ऐसा भयानक मंजर तो फिल्मों में भी नहीं देखा था जो उसने आज यहां देखा था। दूसरी ओर बलवंत ने तो अपनी पैंट पहले ही गीली कर दी थी, जो उसे खुद को पता नहीं था। शौर्य ने जब अपने गुस्से को शांत किया तो उसने एक गहरी सांस ली और मन में ही सिस्टम से बोला, सिस्टम, लगता है मुझे अपने फाइनल बैटल के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस दुनिया के हर बुरे के पीछे कली है जो इन मासूम इंसानों को मैनिपुलेट कर रहा है। हमें जल्द ही उसका खात्मा करना पड़ेगा। शौर्य की बात सुनकर सिस्टम ने बस हाँ कहा और वह कुछ नहीं बोली। इस वक्त सिस्टम अब सिर्फ इस बारे में सोच रही थी कि शौर्य इतना कैसे बेरहम हो सकता है। उसे युद्ध का देवता चुनने में कोई गलती तो नहीं हुई। ये हैवानियत का जवाब हैवानियत से देता है, फिर इसमें और उन हैवानों में क्या अंतर रहेगा? तभी उसके पास बैठी तलवार बोली, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये कलियुग है, यहाँ पाप को मिटाने के लिए पापी बनना पड़ता है।
तुम बस इस बात का ध्यान रखो कि समरलोक में ये अपना जीवन कैसे बताएगा। इसकी हरकतें देखकर तो मुझे लगता है कि वहां जाने पर ये अकेला उस अंत के कगार पर दुनिया को एक ही झटके में धकेलकर उसका अंत कर देगा। ये बात सुनकर सिस्टम भी अब सोच में पड़े थी। अपने मेंटल स्पेस में सिस्ट और तलवार की बातों से अनजान शौर्य फिर एक बार मुस्कुराते हुए आलिया की तरफ मुड़ा और उसे एक बार फिर कमर से पकड़कर अपने पास लाया। इससे पहले कि आलिया कुछ समझ पाती, शौर्य ने उसे पकड़कर उसके गालों पर एक किस कर दिया। उसके बाद वह तेजी से वहां से हवा में गायब हो गया। दूसरे दिन सुबह जब सूर्यदेव पूरी तीव्रता से सुबह की धूप को बिखेर रहे थे तब शौर्य की आंख खुली। शौर्य ने अपनी आंखों को मसला और फिर उठकर नहाने चला गया। कल रात के कारनामे की वजह से उसके शरीर से माकोस के खून की गंध आ रही थी, भले उसके कपड़ों से सारे दाग जा चुके थे। दूसरी ओर सारे एजेंट्स ने पूरी रात अपने सेफ हाउस पर बिताए और सुबह वे लोग अधमरे माकोस को लेकर रॉ के हेड ऑफिस दिल्ली के लिए निकल गए। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा चहल पहल थी। आखिर आज फिर एक बार शौर्य ने आकर माकोस को पकड़ा था, मगर जब शेरा और आलिया ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माकोस की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। वह अब एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं था। रॉ के नए चीफ एक 50-52 साल के ऑफिसर थे, जो कि भारत की एजेंसियों में चिता के नाम से जाने जाते थे। उनका नाम था कैलाश पासी था। आज वे भी अपने ऑफिस में बैठकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उनके चीफ बनने के बाद आज पहली बार शौर्य ने किसी मिशन में पार्टिसिपेट किया था। दरअसल रॉ शौर्य को एक स्पेशल एजेंट के तौर पर मानती थी। उसे ब्रह्मास्त्र की तरह देखा जाता था। जब शेरा और आलिया माकोस को चीफ के सामने लेकर आए और उसे पत्तियों में बंधा वैसे ही कुर्सी पर रखा तो उसे देख चीफ की आंखें बाहर आ गई, क्योंकि इस वक्त जो माकोस उनके सामने था, जिसे अरब सागर का राजा माना जाता था, वही एकदम बेबस और लाचार नजर आ रहा था। ऐसी हालत में तो कोई भी देश उसे नहीं लेगा। चीफ इस वक्त उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक सामान की तरह देख रहे थे और फिर बोले, अरे अब इसे कौन लेगा हमसे, ये साला तो पहले ही मरने की कगार पर है। इतना कहते हुए चीफ ने अपनी पिस्तौल निकाली और 5 गोलियां माकोस के शरीर में दाग दी। इसे देख शेरा और आलिया एक दूसरे को और फिर चीफ को देखने लगे। तभी चीफ बोला, ये साला किसी काम का नहीं था तो क्या फायदा अब इसका, जाओ इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो। तभी शेरा बोला, चीफ क्या आपको इससे इंटेल नहीं चाहिए थी क्या? ये सुनकर चीफ का चेहरा काला पड़ गया। वे दौड़ते हुए गए और माकोस की लाश को हिलाकर उसे जिंदा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन माकोस अब तक नर्क से धार चुका था। तभी आलिया ने अपना सिर पीट लिया और बोली, एक तो ये पागल हमारा चीफ बना है और वो दूसरा स्पेशल एजेंट बन बैठा है। दोनों भी लोगों को ऐसे मरते हैं जैसे इनकी जान की कोई कीमत ही न हो। तभी शेरा ने चीफ के कंधे पर हाथ रखा और एक पेन ड्राइव उनके हाथ में थमा दी और बोला, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा था, इसीलिए मैंने विराज से ये इन्फॉर्मेशन इसमें कॉपी कर ली थी जो उसे शौर्य ने दी थी। चीफ ने पेन ड्राइव हाथ में पकड़ा और तुरंत दौड़कर अपने लैपटॉप पर उसे खोल लिया। उन्होंने एक एक इन्फॉर्मेटिव को ध्यान से पढ़ा और उनकी आंखें चमकने लगी। इधर शौर्य भी अपने घर में नाश्ता करने के लिए बैठा था। उसने खाते हुए चीफ को, यानी पुराने चीफ को जो उसके साथ रहते हैं, उन्हें कल रात की घटना शॉर्ट में समझा दी। जब उन्होंने इसे सुना तो वे बहुत खुश हुए और बोले, शाबाश मेरे शेर, तूने एकदम मर्दों वाला काम किया है। अगर आज मैं ऑन ड्यूटी होता तुझे 2 मेडल जरूर देता। देखा आपका दिल कितना बड़ा है, लेकिन वो नया रॉ चीफ, उसने तो अभी तक मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। जब नए रॉ चीफ की बात आई तो दादाजी ने मुंह बनते हुए कहा, उसकी और तुम्हारी कुंडली इतनी ज्यादा मैच होती है कि क्या कहे, उसके जितना अग्रेसिव कोई नहीं है। वह एक घाव 2 टुकड़े के नियम पर चलता है। जब वह मिशन लीड करता है तो हमें कभी भी कोई टारगेट जीवित नहीं मिलता। वो हर टारगेट को किसी कीड़े मकोड़े की तरह देखता है और उसे उसकी जान की कीमत किसी कीड़े से भी कम लगती है। और वो अपने टारगेट को उसके कर्मों की सजा बड़ी ही अजीब तरह से देता है। टारगेट के कर्मों के अनुसार वह उन्हें मारता है। दादाजी की बात सुनकर शौर्य को लगा मानो वो उसके बारे में ही बोल रहे हो। शौर्य ने फिर सोचते हुए कहा, इसमें गलत क्या है? कोई भी क्रिमिनल जीने के लायक नहीं होता। अगर वह अपना गुनाह होशो आवाज में करता है, ऐसे लोगों को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए आप बलवंत सेन को ही ले लो। बंदे को जब उसकी गलती का एहसास हुआ तो उसने उस जहर के धंधे से खुद को बाहर किया, यानी यहाँ उसे गिल्ट था उसके गुनाह का। तो ऐसा आदमी सुधर सकता है। लेकिन माकोस को देखो, उसे तो मैंने अपनी ताकत भी दिखाई थी, मगर वह इतना ढीठ था कि उसने उल्टा मुझे ही धमकी दे डाली। मन तो कर रहा था कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मछलियों के लिए खाना बना दूं, लेकिन क्या करे, पहली बार मुझे शेरा ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे उसे जिंदा रखना है तो मैंने उसे छोड़ दिया।
जब दादाजी ने उसे सुना तो उनके माथे की नसें फड़फड़ाने लगी। तभी उनकी बहू ने उन्हें रोक लिया और लंबी सांस लेने के लिए कहा। तभी दादाजी को एहसास हुआ कि उनके पोते भी अब शौर्य से सीख रहे हैं, मतलब इसके बाद दो और इसके जैसे लोग उनके घर में आ जाएंगे। इसे सोचकर ही उन्हें डर लगने लगा था। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए इशिका और विराज नीचे आए। उनकी आंखों के नीचे बने काले घेरे साफ बता रहे थे कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, और ऊपर से विराज भाई का माशा भी नहीं उतरा था। ये देख दादाजी बोले, अरे भाई, तुम दोनों के 12 क्यों बजे हैं आज? क्या हुआ रात को ऐसा कि तुम्हारी ये हालत हुई है? ये सुनकर दोनों ने अपनी उंगली शौर्य के ऊपर तान दी। इसे देख दादाजी हंसने लगे। उन दोनों ने अपना मुंह लटकाए और खाना खाने बैठ गए। ये देखकर शौर्य ने 2 बोतल आध्यात्मिक पानी उनके सामने रखा और बोला, हमारा काम 12 बजे तक पूरा हुआ था, लेकिन तुम दोनों को किसने कहा था कि रुककर बाकी लोगों के साथ मिलकर इतनी शराब पियो कि तुम्हें मुझे उठाकर यहाँ लाना पड़े? शौर्य का ताना सुनकर दोनों ने टेबल पर रखे चम्मच उठाए और उसे शौर्य को फेंक कर मारा। फिर गुस्से में इशिका बोली, तुम्हें कौन सा उन लाशों की शिनाख्त करनी थी जिनका एक भी अंग सही सलामत नहीं था? और उसकी रिपोर्ट भी हमें तैयार करनी पड़ी रात भर बैठकर। तभी शौर्य कुटिल मुस्कान के साथ बोला, इसका मतलब कल रात आप दोनों एक ही कमरे में सो गए थे? जहां तक मुझे याद है भाई तो बेड तक पहुंचा नहीं था, और आप बेड पर आधी और जमीन पर आधी थी। तो आप ऐसी ही अपनी रिपोर्ट बनाते हो। ये सुनकर दोनों के चेहरे लाल हो गए थे। अब बस उन्हें यहां से भागने का मन कर रहा था। क्या शौर्य का अगला निशाना कली है या फिर कोई और? क्या अग्निहोत्री परिवार समय पर पहुंच पाएगा आज घर? इतने सारे लोगों को कहां रखेगा शौर्य? क्या कोई और भी आने वाले हैं इस पार्टी में? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 143 शंभाला में हलचल, अग्निहोत्रियों का आगमन। शौर्य ने कल रात मार्कोस को पकड़ा था, जो कि ड्रग्स के दुनिया का सबसे बड़ा डीलर था। उसकी तलाश पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को थी। भारत सरकार उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, तो शौर्य ने उसे जिंदा ही रॉ को सौंप दिया। हाँ, पर लगभग वह जिंदा तो था, मगर कैलाश पासी जो कि रॉ के नए चीफ थे, उन्होंने मार्कोस को देखते ही खत्म कर दिया। सुबह शौर्य के विला आज लोगों से भरा था। सभी लोग अब तक नीचे आ चुके। 5 लड़कियां, जिनमें प्रिया, जिया शौर्य की बहनें थी, तो कशिश, सिमरन और रिया जो उसकी सीईओ थी, वे भी आज नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। घर में नाश्ता आज अरुण की मां ने बनाया था, नहीं तो ये काम घर के नौकर ही किया करते थे, जिन्हें शौर्य के जाने के बाद कशिश ने अपॉइंट किया था। आज वसुबारस थी, दिवाली की शुरुआत होने वाली थी। आज ऑफिस में कशिश और बाकी लड़कियां अपने एम्प्लॉइज को दिवाली की मिठाई, बोनस और तोहफे देने वाली थी। शौर्य ने भी अपना नाश्ता खत्म किया, फिर वह वहां से बाहर निकल आया। आज उसका मन बस अपने परिवार वालों के आने की राह देख रहा था, मगर ये कमबख्त टाइम जा ही नहीं रहा था। उसने ना रहकर बड़ी चाची को फोन लगाया और उत्सुकता से बोला, माँ, आप लोग कब पहुंच रहे हो? यहाँ आपका इंतजार करते करते मैं तो थक गया हूँ। शौर्य की बात सुनकर बड़ी चाची बोली, अरे थोड़ी तो सब्र रख, हम लोग सुबह ही निकल चुके हैं। हमें दोपहर 4 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपका इंतजार करूंगा। इतना कहकर शौर्य ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ इस वक्त गाड़ी के अंदर उसके बड़ी चाची के सामने रागिनी बैठी थी, और उसके बड़ी चाची ने फोन स्पीकर पर रखा था, जिस वजह से रागिनी ने शौर्य को इसके बड़ी चाची को मां कहते हुए सुना था। इस वक्त रागिनी की हालत बिन पानी के मछली की तरह थी। वह अंदर ही अंदर तड़प उठी थी, क्योंकि पहले 20 सालों में उसने कभी शौर्य को उसे मां कहने नहीं दिया, और आज शौर्य ने उसे मां बुलाने की इच्छा तो उसे थी, मगर आज वह स्थान और मौका किसी और को मिल चुका था। उसे खुद पर है आ रही थी। ऐसी क्या चीज उसे मिलने वाली थी जिसलिए उसने अपने बेटे को दूर कर दिया? आज उसका अपना खून उसे पहचानता नहीं, यहां तक कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तभी गाड़ी में बैठी दूसरी औरतें रागिनी को दया की नजरों से देखती है, मगर कुछ भी नहीं कहती है। इस वक्त दीनानाथ के परिवार को बड़े दादाजी ने यहाँ बुलाया था, ताकि वे लोग शौर्य के साथ सुलह कर सके, साथ ही दोनों परिवारों की परवरिश का अंतर भी दिखा सके। दोनों परिवार के सभी सदस्य कई सारी गाड़ियों में बैठकर शौर्य के पास जाने के लिए मुंबई निकल तो गए थे, लेकिन बड़े दादाजी अभी भी निश्चिंत नहीं थे। उन्हें अच्छे से पता था कि शौर्य का गुस्सा कैसा है और वह क्या कर सकता है। इसी चिंता में वे दूसरी गाड़ी में अपने छोटे भाई के साथ बैठकर सफर कर रहे थे। सफर के दौरान दीनानाथ ने देखा कि उसके बड़े भाई का परिवार हर चीज एक दूसरे से बांट कर करता है। इनके पास अपना खुद का पैसा ऐसी कोई बात नहीं है। इनके सारे डिसीजन खुद बड़े दादाजी और उनकी बड़ी बहू लेते हैं। यहाँ तक कि उनका बड़ा बेटा भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। साथ ही उनकी बड़ी बहू बहुत ही समझदार और खुले मन की है।
वह अपनी देवरानियों को अपनी बेटी की तरह संभालती है और सभी बच्चों को एक जैसा प्यार करती है। दूसरी ओर दीनानाथ का परिवार सिर्फ नाम के लिए एक परिवार है। घर के अंदर तो हर बेटे का अपना नियम, अपना काम है और वे लोग एक दूसरे को कभी पूछते तक नहीं है। ऊपर से उसके सारे पोते भावक दूसरे से कभी अच्छे से बात तक नहीं करते, लेकिन उसके बड़े भाई के पोते एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं। ये अंतर समझ आते ही दीनानाथ को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने बेटों की गृहस्थी को बचाने के लिए अपने परिवार के बाकी लोगों पर ध्यान देना भूल गया था। उसने अपनी बहू की इच्छा का मान रखते हुए अपने पोते के साथ 20 सालों तक अन्याय को होने दिया था। उसने कभी भी खुद आगे आकर अपने पोते को कभी बचाने की कोशिश भी नहीं की थी। आज उस बात का मलाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। दूसरी तरफ हिमालय की गोदी में एक फोल्डेड डिमेंशियो जिसे शंभाला कहा जाता था, वहां पर पिछले कई दिनों से डर और दहशत का माहौल था। इसका कारण बहुत आसान था। 2 महीनों पहले खोजी दल के 8 सदस्यों के नाम चिन्ह बंद हो चुके थे। पहले तो उन्हें लगा ये कोई तकनीकी बिगाड़ होगा, लेकिन प्रधानाचार्य ने अपने कंप्यूटर से जब उन खोजियों के कपड़ों में छिपे गुप्त कैमरों की आखिरी रिकॉर्डिंग निकली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। प्रधानाचार्य ने शौर्य को देखा था और उसकी ताकत को भी महसूस किया था। ये साधक एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उस साधक ने खोजी दल के सदस्यों को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। संत स्तर के खोजियों को उस लड़के ने इस तरह मारा था कि इस घटना को देखने वालों की हालत खराब हो चुकी थी। ऊपर से वह काले रंग की आग की लपटें जो कुछ भी पीछे बिना छोड़े सब कुछ जलाकर राख कर देती है। प्रधानाचार्य के साथ वहां पर कई बाकी साधक भी मौजूद थे। उन्होंने जब उन खोजी दल के बच्चों का दर्दनाक अंत देखा तो उन्होंने इसी बात का फायदा उठाते हुए प्रधानाचार्य पर निशाना साधा। प्रधानाचार्य, आप कब अपनी हरकतों से बाज आएंगे? आपकी ऐसी पॉलिसीज की वजह से ही आज शंभाला हिमालय की घाटी के अंदर सिमटकर रह गया है। अपने बाहरी दुनिया से इस तरह संपर्क तोड़ दिया है जिस वजह से कली फिर एक बार अपना सिर उठा पा रहा है। और आपकी वजह से हमने 8 साधक खो दिए जिनकी क्षमता उच्च कोटि की थी। अब ये नुकसान आप कैसे उठा पाएंगे? आपको अच्छे से पता है कि ऐसे साधकों को तैयार करने में हमारे गुरुकुल को कितने दुर्लभ चीजों को खर्च करना पड़ता है। वहां मौजूद हर एक साधक इस बात पर सहमत था, लेकिन उनके इरादे भी नेक नहीं थे। वे सब चाहते थे कि इस बात का बतंगड़ बनाकर प्रधानाचार्य को उसके पद से उतरने के लिए मजबूर करे। लेकिन प्रधानाचार्य भी बड़े ही बेशर्म थे। उन्होंने अपना पल्ला ये कहकर झाड़ दिया कि खोजी दल को सिर्फ उस साधक से बात करने के लिए कहा था, मगर उन्होंने खुद ही इस बात को गलत तरीके से ले लिया और उस बच्चे की ताकत का अंदाजा बिना लिए ही उसके खिलाफ लड़ बैठे। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ऊपर से तुम लोगों ने इतने कमजोर साधक तैयार किए हैं जो एक बाहरी साधक के हाथों मरे गए, इसलिए इसके जिम्मेदार तुम लोग भी हो। बाकी साधकों ने जब ये सुना तो उनके चेहरे काले पड़ गए। तभी एक आचार्य खड़े हुए और बोले, प्रधानाचार्य, इससे ये बात साबित होती है कि आप अपने नियम को और अपनी सोच को बचाने के लिए ऐसे कई साधकों की बलि देने के लिए तैयार है। तभी एक और आचार्य खड़े होकर कहता है, आपको याद दिला दे कि शंभाला के कानून में कहीं नहीं लिखा था कि बाहरी साधक को हमारे यहाँ पर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये आपने बनाया कानून है और इसकी वजह से अपने अब तक हजारों साधकों को जान से मार दिया है जिन्होंने आपके पास खुद को रजिस्टर करने से मना किया है। और कोई साधक खुद को रजिस्टर कर भी लेता है तो आप उसे क्या देते हैं? उन्हें आप गुरुकुल से कुछ भी नहीं देते, उल्टा आप उन्हें एक नौकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन दोनों की बातें सही थी, मगर प्रधानाचार्य उन्हें देखकर हंसते हुए कहता है, हमें शंभाला की सार्वभौमत्व की रक्षा करने के लिए इन बाहरी लोगों को मुख्य प्रवाह से दूर रखने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक दिन बाहर के लोग आधुनिक हथियार लेकर अंदर घुस जाएंगे और हमारे लोगों को पकड़ पकड़ कर उन पर तरह तरह के प्रयोग करेंगे। तुम्हें याद नहीं अंग्रेजों ने हमारे साधकों के साथ क्या किया था? क्या तुम भूल गए कि प्रबोधन काल के बाद वो गोरी चमड़ी वाले हम भारतीयों को और साधकों को एक प्रयोगशाला के चूहे की तरह देखते हैं? उन्होंने कई सांपों को और प्राणी को भी मार दिया है। भले वे लोग हमारे आगे टिक नहीं सकते, मगर हमारे शंभाला का अस्तित्व इतनी जल्दी उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर बाकी आचार्यों ने अपने सिर नीचे झुका लिए। ये देख प्रधानाचार्य घमंड के साथ कहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर इस दुनिया में कोई साधक होगा तो वो सिर्फ शंभाला गुरुकुल से होगा। हमें सम्राट परीक्षित के आदेशों का पालन करके इस स्थान को हमेशा बाहरी दुनिया के नजरों से बचाकर रखना होगा और कभी भी साधना के बारे में बाहरी दुनिया को मालूम नहीं होना चाहिए। हम उस जगह पर भगवान कल्कि के आने तक अंदर रहेंगे और जिस दिन उनका अवतार आएगा तभी हम बाहरी दुनिया में चले जाएंगे। तब तक कली जितना चाहे उतना आतंक फैलाए, हम उसमें दखल नहीं देंगे।
वरना ऐसा न हो कि काली को इस स्थान का पता चल जाए और वह यहाँ अंदर आके हमें बर्बाद कर दे। आप सभी को पता है कि हम उतने ताकतवर नहीं हैं कि हम कले से लड़ सके। तुमने 2 विश्वयुद्ध को अपनी आंखों से देखा है, वह भयानक मंजर महाभारत के बाद पहली बार धरती पर हुआ था। इसके जरिए कली अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुका है और उसे रोकने के लिए हमने पूर्व प्रधानाचार्य को भी खो दिया है। सभी ने प्रधानाचार्य के लंबे चौड़े भाषण को सुना और फिर उसके लिए तालियां बजाई। प्रधानाचार्य ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, तुम सब बेवकूफ हो, मैं तुम्हें बाहरी दुनिया से इसीलिए दूर रख रहा हूं ताकि कली फिर एक बार शक्तिशाली बने और इस दुनिया पर नियंत्रण स्थापित करे, ताकि मैं उसके साथ मिलकर इस पाप की दुनिया पर राज कर पाऊं। तभी दूसरी ओर शौर्य के घर के सामने कई सारी गाड़ियों का काफिला एक साथ आकर रुकता है। इन गाड़ियों से अग्निहोत्री परिवार के लोग नीचे उतरते हैं। इस वक्त दोनों अग्निहोत्री परिवारों के सभी सदस्य यहाँ मौजूद थे। सभी अपने सामने इतने बड़े विला को आंखें फाड़कर देख रहे थे। उनके आते ही चीफ और उनकी बहू बाहर आकर सभी का स्वागत करते हैं। उनके साथ विराज और ऋषिका भी थे। सभी लोग विला अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें शौर्य कहीं दिखाई नहीं दिया। बड़े दादाजी के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। ऐसा कुछ हाल दीनानाथ के घरवालों का भी था। तभी विराज सभी से चीफ और उनके परिवार को मिलवाता है। कुछ देर बाद इधर उधर की बातें करने के बाद सभी लोग चाय और नाश्ता कर लेते हैं, जो कि सभी औरतों ने मिलकर बनाया था। इस वक्त रागिनी और उसके परिवार की बाकी औरतें बड़ी चाची और उनके परिवार की औरतों के काम करने के तरीके को देख हैरान थी। वे लोग किसी मशीन की तरह अपने हाथ चला रही थी। उन्होंने कुछ ही मिनटों में सभी लोगों के लिए नाश्ता और चाय बनाई थी, जो कि बहुत ही आश्चर्य की बात थी। रागिनी अपनी शादी के बाद कभी भी किचन में नहीं गई थी, लेकिन आज इन लोगों को देखकर उसे मन ही मन बहुत पश्चाताप हो रहा था। परिवार का प्यार किचन से ही बढ़ता है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा यहाँ विराजमान होती है और सभी की भूख को शांत करती है। ये भूख भावनिक भी हो सकती है और उसे भी यहीं से शांति मिलती है। तभी बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है और अगले ही पल किसी तूफान की तरह शौर्य दौड़ते हुए अंदर आकर अपने बड़ी चाची के पास जाता है और उन्हें गले लगाकर कहता है, माँ आप आखिर यहाँ आ ही गई। मैं आपके लिए कुछ खास तोहफे लाने गया था। मुझे पता है कि आपको हर रंग पसंद है और दूसरी चाची को लाल रंग और तीसरी चाची को पर्पल कलर। तो मैंने उसके हिसाब से ऑर्डर देकर आपके लिए ये सड़ियाँ बनवा ली है। ये खास रेशम से बनी है और इनके ऊपर की गई कारीगरी को मैंने खुद डिजाइन करके दिया था। शौर्य खुशी से बोलते ही जा रहा था और उसने बाकी लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। वह बातों में इतना मशगूल था कि उसे वहीं खड़ी रागिनी दिखाई भी नहीं दी। तभी बड़ी चाची ने उसे रुकने का इशारा करते हुए कहा, बस बस पूरे 3 महीने का प्यार क्या एक ही बार में मुझ पर लूटने का मन तो नहीं है तुम्हारा? पहले जरा बाकी लोगों से भी मिल लो, फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर गप्पे लड़ाऊंगी। ये सुनकर शौर्य ने हामे अपनी गर्दन हिलाए और पीछे मुड़ा, पर उसके कदम अचानक रुक गए और वह गुस्से से बोला, ये मनहूस औरत मेरे घर में क्या कर रही है माँ? शौर्य के मुंह से अपने मान के लिए ऐसे शब्द सुनकर बड़ी चाची भी हैरान थी। शौर्य की आवाज से उसकी रागिनी के प्रति जो नफरत थी वह साफ साफ महसूस की जा सकती थी। रागिनी ने जब अपने लिए ये शब्द सुना तो वह अचानक 15 साल पहले घटी एक घटना को याद करने लगी। 15 साल पहले एक ऐसे ही खुशनुमा दिन पर अग्निहोत्री मैंशन पर दुष्यंत ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। इस पार्टी में द्वारका के जाने माने लोग भी आए थे। उस दिन दादाजी ने दादी को जबरन अपने साथ पार्टी में बुलाया था, जो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था, पर अपने पति के कहने पर वह यहाँ आई थी। उस दिन शौर्य स्कूल से थोड़ी देर से आया था तो उसे पता नहीं था कि उसकी दादी कहाँ है। वह इस वक्त किंडरगार्टन में पढ़ता था। अपनी दादी को ना देखकर शौर्य थोड़ा बेचैन हो जाता है और दादी को ढूंढते हुए मैन हॉल में पहुंच जाता है। तभी वह रागिनी से टकरा जाता है। उस वक्त रागिनी को शौर्य पर इतना गुस्सा आता है कि वह उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए चिल्लाकर एक नौकर को बुलाती है और कहती है, इस मनहूस को मेरे घर में किसने आने दिया? जाओ जाकर इसे उस कमरे में बंद कर दो। शौर्य अपने मान से कुछ कहना चाहता था, मगर रागिनी ने उसे अनदेखा कर दिया और शराब का ग्लास पकड़कर वहां से चली गई, रोते हुए शौर्य को पीछे छोड़कर। जिस तरह ये बात रागिनी को याद थी उसी तरह शौर्य को भी याद थी। शौर्य ने फिर एक बार जोर से कहा, विराज भाई कहाँ हो? इस मनहूस को यहाँ से बाहर फेंक दो और इसका वो नालायक पति भी दिखाई दे तो उसे भी इसके साथ ले जाकर बेसमेंट में बंद कर दो, ताकि मेरा मूड खराब ना हो। शौर्य की ये बात सुनकर रागिनी धड़ाम से नीचे गिर गई। वह सिसक सिसक के रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या सच में शौर्य रागिनी और दुष्यंत को बेसमेंट में बंद कर देगा? क्या बड़ी चाची इस बात पर कुछ करेगी? क्या बड़े दादाजी का ये प्लान फेल हो गया है?
क्यों रागिनी अभी भी शौर्य को अपना बेटा बनाना चाहती है जबकि वह खुद उससे दूर जाना चाहती थी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए सिर्फ 144 नफरत की हद। आज शौर्य का विला लोगों से खचाखच भरा था। सभी जेंट्स लोग बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सबके सामने शौर्य किसी हवा के झोंके की तरह जाकर अपने बड़े चाचा के गले लग गया था। लेकिन जब उसकी नज़र रागिनी पर पड़ती है तो उसके चेहरे की मुस्कान झट से गायब हो जाती है और उसकी जगह उसके चेहरे पर अत्यंत क्रोध नजर आने लगता है। उसी क्रोध में शौर्य चिल्लाकर विराज से कहकर रागिनी और दुष्यंत को बेसमेंट में बंद करने के लिए कहता है। शौर्य की आवाज सभी को सुनाई देती है क्योंकि शौर्य ने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा था। सभी को तुरंत पता चल जाता है कि शौर्य इस वक्त किसके बारे में बात कर रहा है। तभी विराज भागे भागे शौर्य के पास पहुंच जाता है और शौर्य को कुछ बोलने ही वाला था तभी शौर्य उसे टोकते हुए कहता है, तुमने मेरी जिंदगी नहीं जी है विराज भाई। तुम्हें नहीं पता कि कैसे लगता है जब आपकी माँ आपको मनहूस कहती है और नौकरों को कहकर एक 5 साल के बच्चे को अंधेरे कमरे में बिना पानी या खाने के निवाले के साथ बंद कर देती है। क्या गुजरती है आपके मन पर जब आपके साथ ऐसा किया जाए? और मैं तो सिर्फ 5 साल का था विराज भाई, लेकिन इस औरत ने मुझ पर कोई रहम नहीं दिखाया। वो तो मैं दादी की वजह से चुप हूं, वरना इस औरत के मैं इतनी बुरी मौत देता कि खुद यमराज भी इसके बाद किसी माँ को कुमाता बनने से पहले इसकी सजा याद दिला देते। शौर्य का उफनता गुस्सा और उसकी बातें सुनकर किचन में मौजूद सभी औरतें रागिनी और उसके परिवार की औरतों को गुस्से से देखने लगे। इस वक्त चीफ की बहू भी उन लोगों में शामिल थी। उनके आंखों में भी आंसू आ रहे थे। तभी जब रागिनी ये सब सुना तो वह धड़ाम से नीचे बैठ जाती है और सीएसएस कर रोने लगती है, पर शौर्य को उसके आंसू किसी मगरमच्छ के आंसू की तरह लग रहे थे। विराज ने जैसे तैसे शौर्य को गुस्सा न होने के लिए कहा और उसे वह वहां से लेकर चला गया। जब शौर्य मैन हॉल में आया तो देखा कि दुष्यंत और दीनानाथ उनके परिवार के बाकी लोगों के साथ वहीं बैठे थे। साथ ही उसकी नज़र अपनी बहन पर पड़ी और उसका गुस्सा मानो अचानक गायब हो गया। वह दौड़कर सिया के पास गया और उसे तुरंत अपने गले से लगा लिया। सिया के साथ शौर्य ऐसे मिल रहा था मानो जैसे वे दोनों सालों बाद एक दूसरे से मिले हो। कुछ देर तक अपनी बहन से बातें करने के बाद शौर्य बाकी लोगों की तरफ मुड़ा, लेकिन फिर एक बार अचानक उसका दिमाग खराब हो गया। इस बार उसके सामने आर्या खड़ी थी। ये वही आर्या थी जो एक समय शौर्य की मंगेतर थी, मगर उसने शौर्य को ठुकराकर एक दयावान और उदार मत वाले लड़के का प्रेम स्वीकार किया था, वह भी शौर्य की आंखों के सामने। वैसे तो शौर्य के मन में आर्या को लेकर इतनी गहरी फीलिंग नहीं थी, मगर उसने शौर्य को ठुकराया यही बड़ी बात थी। शौर्य ने आर्या को देखा और एक फीकी स्माइल दी। उसकी स्माइल देखकर आर्या समझ गई कि शौर्य अब उसे पहले की तरह खास नहीं समझता। पहले तो वह आर्या को जब मन चाहे तब घूमने ले जाता, कभी यहाँ तक कि उसने उसे बड़े दादाजी के घर पर भी आर्या को साथ लाया था। मगर नतीजा क्या निकला? आर्या का मन शौर्य की हरकतों से परेशान हो गया और इसकी प्रचिति हुई आर्या के दूसरे लड़के का प्यार स्वीकार करने में। तभी आर्या शौर्य को देखकर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन शौर्य तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है और उसे कहता है, मिस आर्या आप अपने हाथ कंट्रोल में रखिए, वरना कहीं आपका बॉयफ्रेंड कहीं मेरे हाथ पैर न तोड़ दे। मैंने सुना है कि वह एक अहिंसावादी है, पर कुछ कहा नहीं जाता। शौर्य ने उसे सिर्फ अपने से दूर ही नहीं किया मगर उसे एक ताना मारा था। उसका ताना एकदम सटीक निशाने पर लगा था। आर्या के हाथ हवा में ही रुक गए और उसकी आंखें भर आई। उसने रुंधे गले से शौर्य से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर देना शौर्य, मेरा तुम्हें हट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं तुमसे डर गई थी, इसीलिए मैंने तुमसे दूर होने का फैसला लिया था। लेकिन मैंने उस लड़के से अपने संबंध उसी दिन तोड़ दिए थे। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल आई और वह बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या करें, मेरा दिल कोई धर्मशाला नहीं है, न कि जब मन चाहे आओ और जब मन चाहे यहाँ से चले जाओ। मैंने मेरा दिल किसी और को दे दिया है और अच्छी बात यह है कि वह मुझे मैं जैसा हूँ वह मुझे वैसा ही स्वीकार करती है। वह किसी बेवकूफ़ की तरह नहीं है जिसने जरा खून खराबा क्या देख लिया, मुझे कोई दरिंदा समझ लिया। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वैसे भी मुझे अनजान लोगों के साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद शौर्य ने सिया को देखा और कहा, जो लड़की तुम्हारे इस भाई को धोखा देने की हिम्मत कर सकती है तो ऐसे लड़की को तुम मेरे सामने क्यों लेकर आए? मुझे लगता है कि तुम भी मुझे कभी समझ नहीं पाए। ये आखिरी बार होगी, इसके बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगा और न ही उन्हें माफ करूंगा। मुझे भी रिश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन तब जब सामने वाला मुझे मैं जैसा हूं वैसे एक्सेप्ट करे, वरना मैं किसी को घास भी नहीं डालता। शौर्य का ताना बड़ा ही गहरा था।
उसने एक ही बार में सिया को सूचित किया कि ऐसे लोगों से संबंध न रखें जिन्होंने शौर्य से खुद आगे बढ़कर रिश्ता तोड़ा है, और अगर उन्होंने फिर भी ऐसा किया तो वह उनसे ही रिश्ता देगा। इस वक्त शौर्य की जो मानसिक स्थिति है वह किसी सताए गए इंसान से कम नहीं थी। उसके मन में अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के प्रति जो नफरत है वह इस हद तक थी कि वह उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता था। साथ ही उसे धोखे से सबसे ज्यादा चिढ़ थी, और इसी वजह से वह अपनी बहन से भी रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार था अगर उसकी बहन उसे जबरदस्ती ऐसे लोगों को उसके सामने लेकर आए जिनसे वह बेहद नफरत करता हो। सिया का चेहरा एकदम से उतर गया। उसे अपना भाई 20 सालों बाद मिला था जो अब उसके साथ अपने रिश्ते को जैसे तैसे सुधार लिया था, पर अब उस रिश्ते पर भी आंच आ चुकी थी। उसने तुरंत शेर से माफी मांगी और वहां से सीधा बाहर चली गई। तभी सिसकते हुए आर्या की आवाज सुनाई दी, शौर्य क्या तुम मुझे दूसरा मौका नहीं दोगे? क्या मैं इतनी गिर गई हूं तुम्हारी नजरों में? ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर हिलाया और बोला, तुमने अगर किसी और के प्यार को स्वीकार किया होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही माना था। मैं तुम्हारे उस निर्णय को हंसी खुशी स्वीकार कर भी लेता, मगर मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त था, इस नाते तुम मुझे अपना ओपिनियन मेरे बारे में बता सकती थी और मैं अपने वर्तन में बदलाव कर पाता। पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे पीठ पीछे सीधे दूसरा प्यार ढूंढ लिया था, वो भी मुझे अंधेरे में रखकर। इसका मतलब तुम एक समय पर दो नावों में सवार होना चाहती थी। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, इसीलिए तुम मेरी नज़रों में एक ऐसी लड़की बन गई हो जो न तो अपने होने वाले पति की थी न तो अपने नए प्यार की होती। शौर्य का स्पष्टीकरण फिर एक बार आर्या के दिमाग में घूमने लगा। उसने इस बात को एक्सप्लेन करने के हेतु शौर्य से कहा, नहीं शौर्य, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बताने ही वाली थी, पर मैंने खुद को तुम्हारा दिल दुखाने से रोका। मैं तो बस। उसकी आवाज सुनकर शौर्य ने उसे बीच में ही टोक दिया। देखो आर्या, तुम कोई मेरी दुश्मन नहीं हो, तुम भी तो मेरी दोस्त हो, पर क्या करे तुमने मेरी दोस्ती पर ही सीधा पानी नहीं तेल फेर दिया और उसे खुद अपनी हाथों से आग लगा दी। तो तुम अब मेरे सामने ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। वो क्या है ना, मेरा एक मानना है कि अगर आपकी बात अपने पूरे होशो आवाज में करते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने पूरे दिल और दिमाग से उस चीज करना चाहते थे, और तुमने भी तो यही किया था। इस वक्त परिवार के बाकी लोग भी शौर्य और आर्या का संभाषण सुन और देख रहे थे, मगर किसी ने भी कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की। तभी शौर्य द्वारिका के अग्निहोत्री परिवार को देखता है और कहता है, आर्या, तुम्हें पता है मैंने बचपन से ऐसे धोखे, इल्जाम और अन्याय सहन किया है, और वो सारे घाव इतने गहरे हैं कि इन्होंने मेरे आत्मा तक को घायल कर दिया है। और ऐसे में मैंने तुम पर विश्वास किया था, सोचा था कि तुम्हारे साथ से मेरे जख्म भर जाएंगे, लेकिन नहीं, तुमने उन्हें और ज्यादा कुरेदा। अगर ऐसा ही करना था तो पहले ही मना कर देती, शादी को इतना ढोंग रचने की जरूरत नहीं थी। शौर्य इस वक्त गुस्से में बोले जा रहा था और द्वारिका के अग्निहोत्री परिवार के लोगों ने अपना सिर शर्म से झुका लिया था। शौर्य की बातें उसके छिपे दर्द को बयां कर रही थी जो उसने अपने बचपन से सहे थे। ये दर्द पुराना था, मगर उस पर आर्या द्वारा किया घाव एकदम नया था। शौर्य ने कुछ देर खुद को शांत किया और एक गहरी सांस ली और बोला, मैं राणा परिवार के लोगों की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए मैं चाहूंगा तुम यहां से चली जाओ। मुझे अपने जख्म ताज़ा करने का शौक नहीं है। तुम वैसे भी आज़ाद हो अपनी लाइफ जीने के लिए। बार बार मेरे सामने आकर यूं मुझे परेशान मत करना, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई दया, अपनापन और नहीं अब प्यार बचा है। इतना कहकर शौर्य वहां से अपने कमरे में चला गया। वहीं आर्या अपनी जगह खड़े खड़े सिसक सिसक कर रो रही थी। वह यहाँ शौर्य से अपने किए के लिए माफी मांगने के लिए आई थी, लेकिन शौर्य का दिल इतना बड़ा नहीं था कि वह उसे माफ कर दे। शौर्य बचपन से ही ऐसी चोटें खाई है कि उसकी भावनाएं इतनी कठोर बन चुकी थी। जब से वह साधक बना था तभी से उसने किसी को भी माफ करना बंद कर दिया था। वह एक अलग ही इंसान बन चुका था। उसके डिक्शनरी में माफी ये शब्द अब लगभग मिट चुका था। शौर्य अपने कमरे में जाकर खुद के गुस्से को शांत कर रहा था। वह मन ही मन सिस्टम से कहता है, सिस्टम, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वे खुद अपनी होशो आवाज में गलतियां करते हैं और माफी मांगने के लिए मेरे पास आते हैं। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तभी सिस्टम उसे सांत्वना देते हुए कहती है, होस्ट, तुम पर इतने भावनिक आघात हो चुके हैं कि इसने तुम्हारे दिल में धोखे के लिए डर पैदा किया है। ये तुम्हारा गुस्सा नहीं डर है, तुम धोखा खाने से डरते हो। वैसे तो धोखे से डरना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी इंसान को हमेशा अलर्ट रखता है, पर तुम इस मामले में बड़ी तेजी से फैसला लेते हो और एक घाव दो टुकड़े की तरह अपने सारे रिश्ते तोड़ देते हो। तभी शौर्य झल्लाकर कहता है, तो क्या करता मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता जिन्होंने खुद रिश्तों के मायने मेरे लिए बदल दिए हैं। मैं जब भी उनसे मिलूंगा मेरा बर्ताव ऐसा ही होगा।
एक तो मेरे साथ ईमानदारी से रहो या फिर मुझसे दूर चले जाओ। सिस्टम ने शौर्य की बात सुनी मगर वह आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। इधर बाहर रागिनी दुष्यंत के पास आकर रोने लगी थी। दुष्यंत उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रागिनी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बड़े दादाजी उन्हें देखकर कहते हैं, रागिनी बहू बुरा मत मानना, पर जो तुमने उसके साथ किया है उसके सामने तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं है। तुम कभी भी उससे माफी की अपेक्षा मत रखना और आज के उसके बर्ताव को देखकर मुझे लगता है कि वह तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद भी कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये तुम्हारा अपना प्रारब्ध है। ये सुनकर रागिनी ने अपना रोना बंद किया और उठकर वहां से बाहर निकल गई। उसके पीछे दुष्यंत भी चुपचाप निकल गया। उन दोनों को पता था कि शौर्य के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वे दोनों उसी वक्त सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गए। इधर उनके जाने के बाद आर्या भी वहां से निकल गई थी। उसने अपने पूरी लाइफ किसी से इतना नहीं सुना था जितना शौर्य ने उसे सुनाया था। इधर देश के न्यूज रूम का माहौल कुछ अलग ही दास्तां बयां कर रहा था। अरब सागर का राजा मार्कोस को किसी ने मारा था। उसकी लाश समुद्र के किनारे मिली थी। उसके साथ ही न्यूज वाले उसके किए गए अपराधों की लिस्ट भी दिखा रहे थे। बड़े बड़े देश जिन्हें मार्कोस की तलाश थी वे सब भी इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। भारत सरकार को फोन पर फोन आ रहे थे मगर सरकार ने मार्कोस के मौत का ठीकरा एक अनजान कातिल पर फोड़ दिया जिसकी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। रॉ चीफ कैलाश भी सीधे मुंह झूठ कह देते हैं कि उसने पूरी कोशिश की उसे जिंदा लाने की मगर बेचारा मारा गया, जिसे सुनकर विदेश मंत्री अपना सिर पीट लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी सरकार मार्कोस के सिर का सौदा किया था लेकिन अब सिर्फ उसकी लाश मिली है। दूसरी ओर रात 8 बजे के आसपास शौर्य खुद को शांत करके नीचे आता है और बड़े दादाजी और उनके बेटों और बहुओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेता मगर दीनानाथ के बाकी परिवार वालों को मुड़कर भी नहीं देखता। उसके बाद वह सभी से थोड़ी देर पहले उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है और वहां से अपने भाइयों के पास चला जाता है। यहाँ घर के सभी लड़के एक जगह पर मौजूद थे, इनमें अभी और विशाल भी थे। शौर्य उन सभी को स्माइल देकर ग्रीट करता है, फिर सभी से बारी बारी से गले मिलता है, यहाँ तक कि अभी और विशाल से भी। शौर्य को लगता है कि उनके माता पिता की गलतियों की सजा उसके भाइयों को नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए वह अभी और विशाल के प्रति जो नफरत थी उसे भुला देता है। तभी सिया शौर्य के सामने आकर रोते हुए उससे माफी मगरी है और कहती है, भाई मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इस हरकत पर इतने नाराज हो जाएंगे। सगाई टूटने के बाद से ही आर्या बहुत दुखी थी। उसने उस लड़के को भी छोड़ दिया था और उसके परिवार वालों ने बहुत सुनाया था। उस वजह से वह डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे उसकी हालत देखी नहीं गई तो मैं उसे आपसे मिलने के लिए यहाँ लेकर आई थी, पर मैंने आपकी हालत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। शौर्य ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, सिया एक बात याद रखना कि जिंदगी में कोई भी बात या कोई फैसला लेने जाओ तो सबसे पहले सामने वाले की भावना के बारे में पहले सोचो। ये देखो कि तुम्हारी किसी हरकत की वजह से सामने वाला कभी आहत ना हो जाए, क्योंकि हाथ से दिए जख्म जल्दी भर जाते हैं पर जुबान या अपनी हरकतों से दिए गए जख्म कभी नहीं भरते। क्या शौर्य कभी अपनी माँ को माफ भी कर पाएगा या नहीं? अब आगे क्या होने वाला है, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 145 शौर्य की हटके पसंद। शौर्य का विला इस वक्त लोगों से खचाखच भरा था। दिवाली के दिए पूरे विला के अंदर लगाकर विला को सजा दिया गया था। गेट पर लाइटिंग और रोशनाई की गई थी। इस वक्त सभी लड़के मिलकर गेंदे के फूलों की मालाएं बना रहे थे। घर का माहौल खुशनुमा हो चुका था। शौर्य हर किसी से जाकर मिल रहा था और उनका हालचाल पूछ रहा था। तभी अधीर और उसके बाकी के भाई शौर्य को पकड़कर नीचे बिठाते हैं और विराज हाथ में सुतली बम लेकर उसे शौर्य के सामने रखता है और कहता है, तो बेटा शौर्य, अपने भाइयों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और उनसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है, तो क्या तुम हमें उसका परिचय बताओगे या फिर इस बम को तुम्हारे गोद में फोड़ दूं? ये सुनकर शौर्य भी डर जाता है, क्योंकि उन्होंने बम को उसकी गोद में यानी दोनों पैरों के बीच रखा था और अगर बम फट जाए तो शौर्य की आने वाली पीढ़ियों पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उसे दोनों तरफ से के पकड़ा हुआ था। उसके आगे उसके सभी बड़े भाई थे। शौर्य ने उन सभी को देखा और लाचारी से अपनी सांस छोड़ दी। फिर वह सभी को देखते हुए बोला, अभी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने मन बना लिया है कि शादी तो मैं उसी से करूंगा। वह एक डॉक्टर है और आर्मी के मेडिकल विंग में मेजर की रैंक पर है। मेरी उसके साथ मुलाकात मुंबई में ही हुई थी, लेकिन हमारी दोस्ती और दुश्मनी सियाचिन बेस कैंप से शुरू हुई। मैं तो उसे बहुत पसंद करता हूं, लेकिन वह है कि मुझे घास नहीं डालती।
तभी मयंक बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम जैसे हैंडसम लड़के अगर उसे पसंद नहीं तो फिर कौन उसे पसंद करेगा। ये सुनकर शौर्य बोला, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है मेरे भाइयों, वो सिर्फ नाम की डॉक्टर है, मगर कई बार उसने खुद आतंकवादियों को आगे बढ़कर मारा है। उसके तेवर तो किसी शेरनी से कम नहीं है। फिर सोचो मैं कितना भी हैंडसम क्यों ना हूं, वह मुझे घास क्यों डालेगी। ये सुनकर अधीर बोला, क्या वह इतनी खतरनाक है? फिर तो मैं तुम्हारे लिए महादेव से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें उससे बचाए, क्योंकि अगर तुमने उसे प्रोपोज करने की कोशिश की तो वो कहीं तुम्हारा हाल खराब न कर दे। ये सुनकर सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। हंसी मजाक में सभी का समय अच्छे से बीत गया था। तभी शौर्य ने देखा कि वरुण की मां अपना चेहरा लटकाए बाहर की ओर देख रही थी। शौर्य ने ये देखा तो उससे रहा नहीं गया और उनके पास जाकर बोला, भाभी क्या बात है, आप उतनी उदास क्यों है? शौर्य की आवाज सुनकर उन्होंने अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली और बहते हुए आंसुओं को पोंछ लिया। शौर्य ने इसे नोटिस किया। फिर वह शौर्य से बोली, कुछ नहीं शौर्य, मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तभी शौर्य कहता है, भाभी मैं किसी अपने के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मुझे सब सच सच बताइए कि क्या बात है। अगर हो सके तो मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। ये सुनकर उन्होंने तुरंत ही विनती करते हुए कहा, मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है, पता नहीं वे दोनों इस वक्त किस हालत में हैं। हर दिवाली के त्योहार पर उनके पापा और दादा घर पर रहते थे और उनके साथ समय बिताते थे, लेकिन आज दादाजी तो है पर उनके पापा नहीं है, और वो दोनों भी आज यहाँ नहीं है। ये खालीपन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात, अरे भाभी मैं उन्हें 2 मिनट में लेकर आता हूँ, आप बस मेरा इंतजार करिए, मैं अभी आया। इतना कहकर शौर्य विला के पीछे गया और गायब हो गया। जब शौर्य अपने डायमेंशन के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोनों शिष्य अपनी युद्धकला का अभ्यास एक दूसरे के साथ कर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे पर दांव चल रहे थे और एक दूसरे पर बराबरी से भारी पड़ रहे थे। पहले दिन के मुकाबले आज उनमें बहुत बदलाव आए थे। बाहर की दुनिया में इतना समय नहीं बीता था, मगर अंदर की दुनिया में 1 हफ्ता हो चुका था। हर दिन की साधना और युद्धाभ्यास की वजह से उनका शरीर बदल चुका था। वे दोनों इस वक्त मणिपुर चक्र के स्तर तक पहुंच चुके थे। उनकी रफ्तार को देखकर शौर्य को बहुत अच्छा लगा। ये दोनों बच्चे उसकी तरह टैलेंटेड और काबिल थे। शौर्य ने उन्हें आते ही तैयार होने के लिए कहकर उन्हें डायमेंशन से बाहर लेकर आया। दोनों बच्चे जब बाहर आए तो दौड़कर अपने मां के गले लग गए। इसे देखकर शौर्य को भी बहुत अच्छा लगा, साथ ही उसे अपनी दादी की याद भी आई। कुछ देर बाद तरह तरह की मिठाइयां और व्यंजन टेबल पर सजाए गए और फिर बड़ी चाची ने सभी को अंदर आके उसका आनंद लेने के लिए कहा। शौर्य सभी के साथ मिलकर वहां चला गया और मिठाइयों का मजा लेने लगा। उस रात सभी ने इस भोजन का आनंद लिया और एक छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी को एंजॉय किया। दूसरा दिन धनतेरस का था। इस दिन का कुछ ज्यादा ही खास महत्व था। शौर्य ने सुबह सभी को जल्दी उठाया और उन्हें नहा धोकर पूजा घर में आने के लिए कहा। जब सभी लोग पूजा घर में पहुंचे तो शौर्य ने भगवान धन्वंतरी की कलश स्थापन करके पूजा शुरू की। इस पूजा को शौर्य ने 2 घंटों तक विविध मंत्रों और जड़ी बूटियां की आहुति यज्ञ में देकर किया। पूजा संपन्न होने के बाद शौर्य ने सभी को एक रस पीने के लिए प्रसाद की तरह दिया। उसे पीते ही सभी लोग बहुत खुश हुए। उसका स्वाद बेहद अनोखा था। सभी लोगों ने उसे बारी बारी से पिया। जब दादाजी ने शौर्य से इसके बारे में पूछा तो शौर्य ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया, दादाजी ये वही सोमरस है जिसका उल्लेख वेदों में किया गया है। इसे पीने के बाद आपकी आयु लंबी हो जाती है, साथ ही आप आने उम्र से अधिक जवान दिखने लगते हो। सभी ने चौंक कर शौर्य को देखा तो शौर्य बोला, इसे बनाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें एक खास जड़ी बूटी की जरूरत होती है जो आज के समय में पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। तभी वरुण अचानक बोल पड़ता है, लेकिन सर हम जहां ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां तो ये जड़ी बूटी किसी पतवार की तरह उगती है। और वह आगे कुछ बोल पता तभी अरुण ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, सोमरस की जड़ी बूटी और हमारे यहाँ उगने वाली घास में बहुत अंतर है। मेरा भाई थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। इतना कहकर अरुण ने वरुण को आंखों से ही चुप रहने का इशारा किया। तभी अधीर उन्हें देखकर शौर्य को अपनी आंखों से पूछता है। तभी शौर्य अपना गला साफ करते हुए सभी को देखकर कहता है, ये दोनों मेरे शिष्य हैं और जामवाल दादाजी के पोते हैं। फिलहाल ये दोनों मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये भी मेरे साथ ही रहते हैं। इसे सुनकर विराज की मां शौर्य की बालाएं लेते हुए बोली, ये तो बड़े गर्व की बात है कि ये दोनों तुम्हारे शिष्य बने हैं, लेकिन तुम उन्हें कौन सा विषय पढ़ाते हो? उनकी बात सुनकर विराज जो समरस बड़े आराम से पी रहा था, अचानक उसे बगल में बैठे अधीर के ऊपर थूक देता है।
विराज के बच्चे, हमेशा तुझे में ही मिलता हूँ क्या थूकने के लिए, कभी तो किसी और पर भी थूका कर। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। शौर्य भी एक गहरी सांस लेकर चाची को समझाते हुए कहता है, वो क्या है ना चाची, मैं उन्हें लड़ाई करने की ट्रेनिंग देता हूँ। ये दोनों बड़े होकर आर्मी में जाना चाहते हैं और इनके दादा चाहते हैं कि मैं उन्हें इसी बात की ट्रेनिंग दूं। शौर्य की बात सुनकर चाची का डाउट क्लियर हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर अधीर और विराज की मस्ती चालू हो जाती है। कुछ देर बाद घर के नौकर टेबल पर नाश्ता लगाते हैं। सभी लोग पेट भर नाश्ता करके लिविंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। लिविंग रूम में सभी लोग अलग अलग बातों पर डिस्कशन करते हैं। तभी विला के मेन गेट पर एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। उस कार से एक बेहद खूबसूरत लड़की नीचे उतरती है और सीधा विला के अंदर आती है। जब घर के गार्ड ने उसे देखा तो उसने तुरंत अंदर इन्फॉर्म कर दिया और साथ ही ये कहा कि जो लड़की आई है वह बेहद खूबसूरत है। शौर्य ने बिना सोचे उस लड़की को अंदर आने के लिए कह दिया। परमिशन मिलते ही उस लड़की ने अपनी गाड़ी से एक बॉक्स निकाला और घर के अंदर आ गई। जब उस लड़की ने देखा कि घर का मेन हॉल लोगों से भरा है, वह अपनी जगह पर जम गई। तभी उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी और वह अपने हाथ का बॉक्स शौर्य को देते हुए बोली, हैप्पी दिवाली शौर्य, ये मिठाइयाँ दादाजी ने तुम्हारे लिए खास कश्मीर से भेजी है। शौर्य ने उस बॉक्स को अपने हाथ में ले लिया और फिर उस लड़की को देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दादा तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन तुम तो मुझसे मिलने चाहती थी है ना अद्विका। ये अद्विका ही थी जो शौर्य से मिलने उसके विला आई हुई थी। जब अद्विका ने शौर्य की ऐसी बात सुनी तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने खुद पर काबू करते हुए कहा, दिन में सपने देखना बंद कर दो शौर्य, मैं तुम जैसे थरकी लोगों को बिल्कुल घास नहीं डालती। वो तो दादाजी ने बहुत रिक्वेस्ट किया इसीलिए मैं यहाँ खुद चली आई। ओह तो ये बात है, तो ठीक है, फिर अपने दादाजी से कहना कि मैंने उन्हें भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा एक गिफ्ट अपने दादा को दे दो। इतना कहकर शौर्य ने अद्विका को एक छोटा मगर खास जेड पत्थर से बना बांस दिया। फिर वह आगे बोला, अब तुम जा सकती हो क्योंकि इस वक्त मेरे परिवार वाले मुझसे मिलने बहुत दूर से आए हैं, तो मैं तुम्हारी खातिरदारी नहीं कर सकता। शौर्य की ऐसी बात सुनकर अद्विका लगभग फूटने वाली थी। तभी चीफ यानी जामवाल दादाजी बोले, अरे अद्विका आओ बेटा, यहाँ अंदर आओ, दरवाजे पर ऐसे क्यों खड़ी हो, तुम भी शौर्य के परिवार से मिल लो। जामवाल दादाजी की बात सुनकर अद्विका को एक सपोर्ट मिला और वह तनकर शौर्य के सामने उसको नजरअंदाज करके अंदर चली आई। तभी घर की औरतें ने अद्विका को घेर लिया क्योंकि उसकी खूबसूरती एक अलग लेवल पर थी। सभी औरतों को उसमें बहुत इंटरेस्ट आया था। जब सभी औरतें उससे पहचान कर रही थी तभी वरुण और अरुण दोनों उसके सामने आए और दोनों ने अद्विका को दिवाली की शुभकामनाएं दी। फिर अचानक वरुण अद्विका से पूछता है, वैसे दीदी आप कब शौर्य सर से शादी करने वाली हो? अगर इस बार जब हम ट्रेनिंग को चले गए तो आपकी शादी में शायद नहीं आ पाएंगे। वरुण की बात सुनकर अद्विका शर्मा गई और बाकी औरतें का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी बड़ी चाची आगे आए और अद्विका को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अपने आंखों में से थोड़ा काजल निकाला और अद्विका के माथे के बगल वाले हिस्से पर लगाया और बोली, कितनी प्यारी और खूबसूरत हो तुम, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। तभी सिया ने उत्सुकता से पूछा, वैसे अद्विका दीदी आप क्या करती है? आपको देखकर लगता है कि आप कोई सुपर मॉडल हो। इसे सुनकर अद्विका हंस पड़ी और बोली, नहीं मैं कोई सुपर मॉडल नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं आर्मी में मेडिकल विंग की एक मेजर हूं। अद्विका की बात किसी बड़े बम धमाके से कम नहीं था, क्योंकि एक फूल जैसी नाजुक लड़की कैसे आर्मी में हो सकती है, ये उसके दिखावे के उलट था। तभी कशिश, सिमरन और रिया वहां पर पहुंच जाती है। उन्हें अद्विका सवालिया नजरों से देखती है। ये देखकर सिया कहती है, ये तीनों भाई के कंपनी की सीईओ है। भाई का पूरा बिजनेस ये तीनों ही संभालती है और ये तीनों भी भाई के साथ इसी विला में रहती है। ये बात सुनकर अद्विका को शौर्य पर फिर एक बार गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचती है, ये लड़का तो अपने घर के अंदर तीन तीन खूबसूरत लड़कियों को रखता है और इसके परिवार वाले इस बात पर कुछ नहीं कहते हैं। तभी वरुण की मां ने उसकी उलझन को समझा और वह बोली, इस विला के अंदर इनके अलावा शौर्य की दो बहनें, उसका भाई और उसकी होने वाली भाभी भी रहते हैं। और तो और कुछ दिनों पहले मैं और मेरा परिवार भी यहाँ रहने के लिए आया है। वैसे भी वरुण और अरुण की ट्रेनिंग शौर्य खुद देख रहा है। जब अद्विका ने पूरी बात सुनी तो उसने राहत की सांस ली। उसके चेहरे के भाव फिर एक बार ठीक हो गए। तभी विराज की मां ने हमेशा की तरह एक नो बॉल अद्विका की ओर फेंक और बोली, बेटा क्या तुम सच में हमारे शौर्य के साथ शादी करना चाहती हो? इस नो बॉल पर छक्का मारते हुए अद्विका शर्माते हुए बोली, अभी इस बात पर मैंने कुछ सोचा नहीं है।
तभी यशिका बोली, अगर तुम सच में शौर्य को पसंद करती हो तो जल्द से जल्द इस बात को फाइनल कर लो, वरना शौर्य किसी और को ही हमारी देवरानी बनकर लेकर आएगा। क्योंकि कल रात को वह एक और लड़की पर लाइन मार रहा था। वो विन से बिलोंग करती है। ये सुनकर अद्विका तुरंत सख्ते में आ गई। उसे अच्छे से पता था कि विन का मतलब रॉ से होता है और शौर्य इस वक्त रॉ की एक लड़की पर डोरे डाल रहा है। अगर उसने और देर लगा दी तो वह एजेंट शौर्य को उससे छीन लेगी। ये सोचकर ही उसका सिर चकराने लगा। तभी दूसरी ओर शौर्य को एक अनजान नंबर से फोन आता है जिसे वह पहले नहीं उठाता, मगर उस नंबर से उसे बार बार फोन आता है तो शौर्य आखिर में परेशान होकर उसे उठा लेता है। फोन उठाते ही शौर्य कुछ बोलना चाहता था, मगर तभी दूसरी ओर से एक गुस्से भरी आवाज आती है, क्या तुम शौर्य हो? ये सुनकर शौर्य एक बार उस नंबर को देखता है, फिर कहता है, जी हाँ बोलिए क्या बात है। तभी दूसरी ओर से कड़क आवाज आती है, बच्चे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी आलिया के कमर में हाथ डाले और उसका फायदा उठाने की कोशिश करे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं कि तुम अभी के अभी आलिया से माफी मांगो अपनी हरकतों के लिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी शौर्य उसका जवाब देते हुए कहता है, अबे ओ चिलगोज, ज्यादा शाना समझता है क्या तू खुद को? आलिया के बारे में मुझे धमकाने वाला तू होता कौन है बे? कौन है ये आदमी जिसने शौर्य को फोन लगाकर धमकी दी है? क्या करेगा शौर्य इस आदमी के साथ? क्या निर्णय लेने वाली है अद्विका आज? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कमेंट्स।